हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्न कीड़ा चैनल। आज हम स्टडी करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन का स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कंस्ट्रक्शन पूरा किए, लॉसेस ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर में क्या कितने लॉसेस होते हैं, कैसे लॉस है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे उसके बारे में जानें और उसको पढ़ें। अगर आप पिछले वाली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर को पूरा किया हुआ है, लॉसेस पढ़ाया हुआ है, टॉपिक पूरा कवर हुआ है। आज स्टडी करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का टर्म कैसे डिफाइन करेंगे वो आज हम स्टडी करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, नो लोड से फुल लोड जाते हुए जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसे ही वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। इट इज़ द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड वोल्टेज। नो लोड टू फुल लोड जाते हुए चेंज होता है, टर्मिनल का जो चेंज होता है, डिक्रीज होता है, उसे वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। अगर ऑल द लोड डिसकनेक्ट कर देंगे, ऑल द लोड का अगर डिसकनेक्ट कर देंगे ना तो टर्मिनल वोल्टेज राइज करेगा। जितना भी लोड लगा हुआ है उससे डिसकनेक्ट कर देंगे, उससे रिमूव कर देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा राइज कर जाएगा। अगर कनेक्टिंग द ऑल लोड अक्रॉस द टर्मिनल, कनेक्ट करेंगे ऑल द लोड्स को तो वोल्टेज कुछ डिक्रीज करेगा कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर ज़्यादा लोड है, जितना ज़्यादा लोड है तो उसे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगर ऑल द टर्मिनल लोड को रिमूव कर देंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन का चांस जीरो। वोल्टेज रेगुलेशन टर्मिनल वोल्टेज राइज करेगा। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन ही होता है नो लोड से फुल लोड का जो वोल्टेज है, नो लोड में जो वोल्टेज लगा हुआ है, फुल लोड में लोड के द्वारा एक वोल्टेज लगा हुआ है V2, तो वो नो लोड से भी फुल लोड जाते हुए उसका वोल्टेज जो डिक्रीज करता है, तो वही इसको लिख सकते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाय V रेटेड। ये परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है। फॉर ट्रांसफार्मर के लिए, अगर ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, अगर वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के लिए निकालेंगे ना तो V रेटेड नो लोड वोल्टेज लेंगे, और अगर अल्टरनेटर के लिए लेंगे वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो V रेटेड इक्वल टू फुल लोड लेंगे। अगर हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे अल्टरनेटर, एसी मशीन में ही आता है अल्टरनेटर, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जब वो टॉपिक आएगा। तो वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो V रेटेड की जगह पे फुल लोड वोल्टेज लेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे ना तो नो लोड वोल्टेज लेते हैं। ये क्लियर हो गया? तो वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स वोल्टेज ड्रॉप। ओके, नोट में फॉर सेम रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर में 2 to 5% वोल्टेज रेगुलेशन होता है, बट अल्टरनेटर के लिए 30 to 50% वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो ये बोले तो कि ट्रांसफार्मर में वेरी लेस होता है वोल्टेज रेगुलेशन, अल्टरनेटर में वेरी हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड हो जाता है। सबसे पहली बात कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, जिससे इसमें लॉसेस भी कम रहते हैं।
जैसे कि एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, स्टैटिक डिवाइस होने के कारण बहुत से लॉस इसमें नहीं होते हैं, जिसमें इसका एफिशिएंसी हाई होता है। वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होता है, 2 to 5% होता है। अल्टरनेटर के लिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन उसमें इंक्लूड हो जाता है। अल्टरनेटर जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या है और कैसे आता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर सेम रेटिंग के लिए अगर निकालेंगे, सेम रेटिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर वेरी लेस, बहुत कम वोल्टेज रेगुलेशन होता है, अल्टरनेटर में वेरी हाई होता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। फॉर ए मशीन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन रिड्यूस होता है, जिसमें गुड वोल्टेज रेगुलेशन हमें मिलती है। रेफर टू अगर सेकेंडरी साइड करेंगे लोड का और रेफर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, रेफर टू प्राइमरी साइड करेंगे तो V1 माइनस E1 बाई V1। प्राइमरी से सेकेंडरी साइड और रिफर कर रहे हैं तो इसमें भी नो लोड कौन सा मानेंगे, E2 को, और फुल लोड कौन सा मानेंगे, V2 को। तो यहाँ से इसका फार्मूला हो जाता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का, E2 माइनस V2 बाई E2 उन्हें 100 परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ से एक इसको देखिए, रिफर टू सेकेंडरी साइड लोड साइड करेंगे ना, करेंगे तो E2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे E2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको V2 प्लस I2, R2 में रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, रिएक्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, उसका टोटल इक्वल टू टोटल E2 का इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए ये लाइन, इस पर ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, फिर इसको I2 को E2 और V2 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस V2 हो जाएगा, और दोनों साइड बोथ साइड E2 से डिवाइड करेंगे, दोनों से अगर E2 से डिवाइड करते हैं ना तो E2 माइनस, जैसे देखिए E2 माइनस V2 बाई E2 हो गया, तो परसेंटेज इसको में वोल्टेज रेगुलेशन ही बोलते हैं। ये पर यूनिट में है, परसेंटेज में तो है नहीं, तो इसको वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में आएगा। और I2 इंटू R0 इसका किसका, R पर यूनिट इंटू cos फाई प्लस माइनस X पर यूनिट को साइन फाई। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ से निकालने से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। फिर अगर पर यूनिट को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR cos फाई प्लस माइनस परसेंटेज VX इंटू साइन फाई। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड प्लस माइनस जो है, प्लस लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लेंगे और माइनस लीडिंग पावर फैक्टर के लिए लेंगे। अब देखिए फेजर डायग्राम में यूनिटी पावर फैक्टर रेजिस्टेंस लोड अगर होता है ना, तो रेजिस्टेंस लोड अगर होता है तो cos फाई इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लोड है उसमें यूनिटी हो जाएगा, और ये यूनिटी जब हो जाएगा तो देखिए cos फाई 1 हो गया, साइन फाई हो गया 0, तो ये साइन फाई वाला टर्म तो 0 कर दिया, तो ये क्या बचा, वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट इक्वल टू R पर यूनिट। R पर यूनिट बराबर कितना होता है, यहाँ पे देखिए R पर यूनिट होता है I2 इंटू R02 बाई E2, तो R पर यूनिट इतना आ गया, मतलब रेजिस्टेंस लोड रहेगा, रेजिस्टेंस लोड रहता है ना। तो देखिए ये फेजर डायग्राम देखिए कि अगर रेजिस्टेंस का मानेंगे तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा X02 को रिएक्टेंस का, और टोटल मिला के हमें मिलेंगे क्या, E2। तो अगर रिएक्टेंस के लिए रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो V2 लगभग इक्वल होता है E2 का। इंडक्टिव लोड के लिए लेंगे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, तो ये फेजर डायग्राम है। अब V2 को अगर मानते हैं तो I2 करंट लैग करेगा। इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट लैग करता है, तो I2 V2 को हम बेस मानते हैं, तो I2 लैग करेगा।
R0 ऑटो का R02 का टर्म होगा इसके फेज में, और इसके 90 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा S02 का, इसका E2 मिल गया हमारा। तो V2 लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है ना कि E2 से V2 लेस देन होता है, V2 लेस देन E2, V2 लेस देन कर जाता है E2 से। इससे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव मिलता है। कैपेसिटी लोड में V2 ग्रेटर देन हो जाता है E2 से लीडिंग पावर फैक्टर में, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन इसमें नेगेटिव मिलता है। क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस लोड में, इंडक्टिव लोड में, कैपेसिटी लोड में कैसी वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, तो माइनस वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ कैपेसिटिव लोड में ही मिलेगी। फिर कंडीशन ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन क्या है कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का अगर जीरो मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला देखिए पीछे हम लोग पढ़े, अगर जीरो मान लिए तो tan phi इतना हो गया, और यहाँ पे कंक्लूजन निकल गया, हमें क्या मिला माइनस tan phi R02 X02, माइनस एन हमें क्या दिखाता है कि लीडिंग पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर अगर यहाँ phi इक्वल टू क्या मिला R02 बाई X02, लेकिन पावर फैक्टर क्या मिलेगा cos phi इक्वल टू क्या हो गया X02 बाई Z02। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का है, अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे ना, अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो देखिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला X02 बाई R02। यहाँ ध्यान देने की बात है कि tan phi इक्वल टू X02 बाई R02 आए, इसके आगे माइनस नहीं है, इसके आगे क्या है प्लस, tan phi इक्वल टू प्लस X02 बाई R02। मतलब सेकेंडरी साइड का रिफर जो हुआ का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, तो लैग प्लस हमें क्या दिखाता है कि लैगिंग पावर फैक्टर है। तो phi इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स X02 बाई R02। तो पावर फैक्टर phi इतना निकल गया हमारा, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा R02 बाई Z02। एक न्यूमेरिकल है जो फॉर्मूला पे पुट करके आसानी से बन जाएगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर फैक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये फिगर देखिए, ये फिगर में क्या दिखा रहा है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है यहाँ पे, और लैगिंग पावर फैक्टर जिसमें पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन निकल रहा है। लैगिंग पावर फैक्टर में हमें पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त हो रहे हैं, और लीडिंग पावर फैक्टर में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है। और यहाँ मैक्सिमम देखिए R पर यूनिट UPF मिल रहा है। तो बोल सकते हैं इंडक्टिव लोड के लिए लैगिंग होता है, इंडक्टिव लोड के लिए लैगिंग है तो पॉजिटिव मिलता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। और UPF के लिए रेजिस्टेंस लोड है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेशन और पर यूनिट। और कैपेसिटी लोड के लिए लीडिंग पावर फैक्टर के लिए माइनस वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, नेगेटिव एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। कंक्लूजन है कि इंडक्टिव अगर लोड होगा तो लैगिंग हुआ, इंडक्टिव लोड में लैगिंग होता है, इसमें पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है हमें पॉजिटिव, और लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा तो पॉजिटिव मिलता है और नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है R पर यूनिट। कैपेसिटिव लोड होगा ना तो लीडिंग पावर फैक्टर है तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर मिलता है या किस लोड पे मिलता है, तो कैपेसिटी लोड या लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज़्यादा किस पावर फैक्टर पे, किस लोड पे मिलता है हमें, सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे, किस लोड पे मिलता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम फिगर में देखिए कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए लैगिंग पावर फैक्टर पे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है, उससे कम है
यूपीए उससे कम है लीडिंग, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर पे हमें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, तो सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन हमें लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटी लोड पे मिलता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज़्यादा लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलता है और सबसे कम लीडिंग पावर फैक्टर पर। वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक कवर हुआ। आगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टर्शियरी वाइंडिंग। टर्शियरी वाइंडिंग हम लोग कनेक्शन क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इससे ज़रूरत हमें क्या पड़ा, इसके एडवांटेज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। टर्शियरी वाइंडिंग कनेक्शन से देखिए, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें लोड लगा हुआ है, इसमें सोर्स दे रहे हैं, इसमें लोड लगा हुआ है। तो हमें एक्स्ट्रा लोड की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। जैसे कि हमारे घरों में, हमारे गांव में रोड पे जा रही है लाइन, प्राइमरी से जा रही है, कोटा से जा रही है लाइन और राजस्थान पहुंच रही है। तो अगर हमारे घर में हमें ज़रूरत पड़ता है तो टर्शियरी वाइंडिंग, एक वाइंडिंग लगा के हम अपने घरों में लेते हैं उसे, ठीक है, उसमें लेते हैं तो वो टर्शियरी वाइंडिंग होगी। तो एक्स्ट्रा लोड के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टर्शियरी वाइंडिंग का। एक्स्ट्रा लोड जो हमें एक्स्ट्रा लोड के लिए जो वाइंडिंग कनेक्शन किया जाता है इसे टर्शियरी वाइंडिंग कनेक्शन बोलते हैं। अगर इसका N1 टर्न्स है, इसका N2 टर्न्स है ना, तो इसका N3 टर्न्स होगा। फॉर सम हाई रेटेड ट्रांसफॉर्मर वन वाइंडिंग इन For some high rating transformer, one winding in addition to its primary and secondary winding in use, which is known as tertiary winding. हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर के लिए वन वाइंडिंग इन एडिशन करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में वन वाइंडिंग एडिशन करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। इसमें लगाने से हमें एडवांटेज क्या मिलता है, टर्शियरी वाइंडिंग हमें एडवांटेज क्या प्रोवाइड करवाती है। पहला पॉइंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सप्लाई एडिशनल लोड एंड डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट लेवल इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लोड। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सप्लाई एडिशनल लोड डिफरेंट वोल्टेज एडिशन टू एग्जिस्टिंग लोड। सप्लाई एडिशनल लोड, सप्लाई एडिशन अगर लोड हमें ज़्यादा, हमारा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा लोड की ज़रूरत पड़ जाता है। एडिशनल लोड अगर हमको ज़्यादा चाहिए सप्लाई के लिए तो वहाँ पे हम यूज करते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। इट रिड्यूसेस द अनबैलेंसिंग प्राइमरी ड्यू टू अनबैलेंसिंग इन थ्री फेज लोड। ये अनबैलेंसिंग प्राइमरी अगर अनबैलेंसिंग होता है ना तो ये रिड्यूस करता है, क्योंकि लोड अगर ज़्यादा अनबैलेंस हो गया तो वहाँ पे भी इसका टर्शियरी वाइंडिंग लगाएंगे तो आधा इसका जो करंट है उसे कम होगा, अनबैलेंसिंग कम होगा, तो अनबैलेंसिंग को रिड्यूस करवाता है। इट आल्सो रीडिस्ट्रीब्यूट टू फ्लो ऑफ फॉल्ट करेंट। फ्लो ऑफ फॉल्ट के अगर फ्लो ऑफ फॉल्ट करंट जा रहा है तो आल्सो ही ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी में बीच में लगा हुआ है ये टर्शियरी वाइंडिंग। तो फ्लो ऑफ फॉल्ट करंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है टर्शियरी वाइंडिंग। डेल्टा कनेक्शन इन थ्री फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर द लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करंट इन द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट फ्लो एंड टू नेट। फॉल्ट करंट का लिमिटेशन के लिए भी यूज करते हैं टर्शियरी वाइंडिंग को। तो टर्शियरी वाइंडिंग का एडवांटेज हमने देखा कि क्या क्या है। डेल्टा कनेक्शन के लिए 58% होता है और टर्शियरी वाइंडिंग 58% होता है। तो आज हमने टॉपिक कवर किए टर्शियरी वाइंडिंग, वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव कैपेसिटिव लोड होगा तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन कैसे मिलेगा और किस तरह का लोड होगा, किस तरह का वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, टर्शियरी वाइंडिंग से क्या एडवांटेज है, उसका आज का टॉपिक कवर किया। और ओवरऑल कि वोल्टेज रेगुलेशन हमने देखा कि एक वोल्टेज रेगुलेशन एक वोल्टेज ड्रॉप है कैपेसिटिव लोड पे। कैपेसिटिव लोड पे हमें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, यूपीए पे यूनिटी पावर फैक्टर पे नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है और इंडक्टिव पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है इंडक्टिव लोड पे और सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है
लीडिंग पावर फैक्टर पे। और ट्रिस्टी वाइंडिंग क्या है, इसका एडवांटेज जाने, एडवांटेज क्या प्रोवाइड करवाता है, कितना परसेंट ट्रिस्टी वाइंडिंग का होता है, इसके बारे में जाने। तो आज का टॉपिक अब हुआ वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रिस्टी वाइंडिंग। आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।